स्टूडेंट, आज हम आपका आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, आईपीसी और सीआरपीसी के बीच में क्या अंतर होता है, पुलिस किसी अपराधी को किस प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार कर सकती है, जज के सामने कब अपराधी को पेश किया जाता है, जेल में कितने दिनों तक के लिए रखा जाता है कैदी को, इन सब सारी बातों को समझने का आज प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी देश का जो संविधान होता है वो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सबसे पहले आता है और वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कंट्री। आप इस बात को समझिए स्टूडेंट्स, हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, यह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था स्टूडेंट, ठीक है। मतलब 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान, भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था, ठीक है। और जिसे इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग उस दिन रिपब्लिक हो गए थे, ठीक है। चलिए अब और कुछ बात को समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए संविधान में ये है क्या, संविधान है क्या स्टूडेंट? देखिए संविधान क्या है, एक बुक है। संविधान क्या है? संविधान एक बुक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे। संविधान क्या है? एक बुक है जिसके अंदर सारी ऐसी बातों को लिखी गई है जैसे जैसे कि देश कैसे चलेगा स्टूडेंट्स, देश को कैसे चलाया जाएगा, इसको कैसे गवर्न किया जाएगा स्टूडेंट्स, केंद्र सरकार की क्या क्या कर्तव्य होंगी और क्या क्या उनके नियंत्रण के अंदर होगी स्टूडेंट्स, कौन सी ऐसी बातें होंगी जिन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, राज्य सरकार की क्या क्या कार्य होंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की क्या क्या मतलब नियंत्रण के अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें आएंगी, बस इन बातों को लिखा गया है। आप जानते हो कि रेलवे जैसा है, जैसा कि आप जानती हो रेलवे पे केंद्र सरकार का नियंत्रण है स्टूडेंट्स। उसी तरह से स्टूडेंट्स, पोस्ट ऑफिस पे पूरी तरीके से केंद्र सरकार का नियंत्रण है। बैंकिंग सेक्टर में स्टूडेंट्स केंद्र सरकार का नियंत्रण है, ठीक है। अब देखिए, आप अगर चाहे वो आप झारखंड में हो या चाहे आप बिहार चले जाओ स्टूडेंट्स, तो बैंकिंग में क्या है, जो बैंक आप यहाँ पे देख रहे हो, जो आप झारखंड में देख रहे हो, आपको वो बिहार में भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बातें लिखी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें ये लिखा गया है कि सरकार कैसे बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री की क्या कार्य होंगे, प्रधानमंत्री जो हमारे होंगे उनकी क्या क्या शक्तियां होंगी, उनको कैसे शपथ दिलाया जाएगा, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होंगी, उनको कैसे शपथ ग्रहण कराया जाएगा, ऐसी सारी बातें लिखी गई है। फिर स्टूडेंट्स, इसमें लिखी गई है नागरिक, ठीक है। कौन भारत का नागरिक है, ठीक है। भारत का नागरिकता किसे मिल सकता है, कौन वो लोग कौन हो सकते हैं जो रह तो रहे हैं भारत में, हमारे यहाँ रह तो रहे हैं मगर उनको नागरिकता नहीं मिल सकती, कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें नागरिकता छीनी जा सकती है, ऐसे सभी बातों को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे हमारे अधिकारों का वर्णन भी किया गया है कि हमारे अधिकार क्या क्या होंगे, यहाँ की जो नागरिक है, यहाँ के जो लोग यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके अधिकार क्या क्या होंगे, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होंगे। जैसे इसमें लिखा गया है कि भारत के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है कानून। देखिए हम कोई भी कानून, कैसे कोई नया कानून को बना सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और अगर कोई वर्तमान कानून है तो कैसे उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, कैसे उसमें संशोधन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन एक चीज और जो हम नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, वो समझिए, हम कोई भी ऐसा इलीगल कानून नहीं बना सकते जो इस कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मना किया गया हो। जैसे इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बताई गई है कि भारत के हर एक 18 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को वोट देने का राइट है स्टूडेंट। तो हम एक ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते जिसमें हम इससे बाहर चले जाएं, इसके कायदे से बाहर चले जाएं। जैसे हम ऐसा कानून नहीं बना सकते कि किसी धर्म विशेष के लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित हम नहीं कर सकते स्टूडेंट। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी समाज के किसी धर्म के आधार पे किसी को वोट देने का अधिकार समाप्त कर सकते हैं स्टूडेंट, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। धर्म जाति के आधार पे ऐसा नहीं किया जा सकता है, नहीं तो पता चलेगा स्टूडेंट्स एक किसी भी जाति का पर्टिकुलर को हम वोट देने का जो राइट है उसको समाप्त कर देंगे। तो कोई भी कानून हम बना सकते हैं नो डाउट, लेकिन वो कानून का जो आधार होना चाहिए वो इससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए स्टूडेंट,
उसका जो बेस होना चाहिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब आप कुछ बात को और समझिए स्टूडेंट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब डिजाइन किया जा रहा था, जब इसे बनाया जा रहा था स्टूडेंट्स, तो ऐसा देखा गया, ऐसा सोचा गया स्टूडेंट कि अगर कभी हमें कुछ चीज़ों को खोजना पड़े, कुछ चीज़ों को सर्च करना पड़े स्टूडेंट्स, तो मतलब बात फंस ना जाए। अब आप समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। जब हमारा जो संविधान है इसे डिजाइन किया जा रहा था, ठीक है, इसे लिखा जा रहा था स्टूडेंट, तो ये सोचा गया कि भविष्य में मतलब कभी अगर हमें कोई भी चीज़ को ढूंढना पड़े या कोई चीज़ को सर्च करना पड़े तो मतलब हमें परेशानी ना हो स्टूडेंट। जैसे हम अपने बुक में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पेज नंबर से किसी पर्टिकुलर चैप्टर में मूव कर जाते हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए गए स्टूडेंट ताकि हम उस पॉइंट को देखकर उस पर्टिकुलर टॉपिक में जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ इसे क्या कहा जाता है, आर्टिकल्स कहा जाता है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स स्टूडेंट। ठीक है, और अभी टोटल आर्टिकल्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है 395 स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा ये 395 नंबर नहीं बढ़ सकता, आप 396 नहीं कर सकते स्टूडेंट, मगर एक चीज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसमें ए बी सी इसके अंदर और सब क्लॉज डाल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके अंदर हम ए बी सी हेडिंग डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें यहाँ पे नंबर नहीं बढ़ा सकते हैं। आप समझिए, कुछ और बातों को समझिए स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया कि जब डिजाइन किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आर्टिकल्स बना दिया गया, इसे आप हेडिंग कह लीजिए या फिर इसे पॉइंट कह लीजिए, जो हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हम कैसे मूव कर ले इजीली। अगर इसे एक स्टोरी की तरह लिख दिया जाता है स्टूडेंट्स, अगर इसे विकिपीडिया की तरह लिख दिया जाता तो हम सर्च करते करते स्टूडेंट्स बोर हो जाते और हमें मिल भी नहीं पाता सही तरीके से। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट आउट किया गया और इसे हम आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। और आपने देखा कि अभी आर्टिकल्स का जो नंबर है वो 395 है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या होता है कि आप जब अपना नोट्स बना रहे होते हो तो नोट्स बनाते समय भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बुलेट्स का यूज कर लेते हैं, कुछ एरो बना देते हैं या कुछ स्टार मार्क कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वहाँ किस तरह से आप समझ सकते हो, आर्टिकल्स वही पॉइंट है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, और 395 टोटल नंबर ऑफ अनुच्छेद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स। अब कुछ और बातों को समझिए। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी तक आपको बताया कि व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग डिजाइन्ड, तो उस समय ये देखा गया कि अगर हमें कोई भी बात को सर्च करना हो तो काफ़ी डिफिकल्टीज ना आए। अगर हम इसे एक कहानी की तरह लिख देते तो हमें खोजने में बहुत डिफिकल्टीज आती स्टूडेंट्स, और आप सोच भी सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसमें आर्टिकल्स बनाया गया। जैसे आप जानते हो कि मैंने आपको यहाँ बताया कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है 395, और देखिए एक होता है भाग। ठीक है, भाग आप सुनते होंगे कि भाग 22 है स्टूडेंट, जो पार्ट है वो पार्ट कितना है स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि भाग जो है हमारे संविधान में वो भाग है 22। ठीक है, भाग टोटल कितना है स्टूडेंट्स, वो है 22, पार्ट के ये भाग के ये 22 है। और अब एक भाग में मतलब कुछ आर्टिकल्स को रखा गया है। अब जैसे आर्टिकल 1 है स्टूडेंट, वो हमसे क्या कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। जैसे फिर आर्टिकल 2 है, उसमें ये बताया गया है कि भारत में अन्य राज्यों को कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, और फिर आर्टिकल 3 हमसे कहता है कि मतलब किस तरह से राज्य को अलग किया जा सकता है। जैसे आपने देखा तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, बिहार से झारखंड अलग हो गया स्टूडेंट, ये सब सारी बातों को अनुच्छेद में बताया गया है। उसी तरह से स्टूडेंट्स एक आर्टिकल है 52 जिसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। मान लीजिए आप कभी संविधान को पढ़ रहे हो और गलती से आपने आर्टिकल 35 को देख लिया, लेकिन आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट, तो आप आर्टिकल 52 में जाओगे। ठीक है, तो इससे आपके लिए काफ़ी ईज होगा, ठीक है, आप आसानी से खोज पाओगे। तो क्यों, क्योंकि 52 आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति के बारे में सारी बात बताता है। ठीक है, और उसी तरह 79 आर्टिकल हमें जो पार्लियामेंट है उसके बारे में बताता है। तो स्टूडेंट्स ये आर्टिकल्स अब आप समझ गए, तो आइए अब समझते हैं कि आईपीसी क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं इरेज कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आईपीसी क्या होता है। स्टूडेंट्स समझिए ये आईपीसी क्या होता है। आईपीसी स्टूडेंट्स आईपीसी का जो फुल फॉर्म होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ। आईपीसी का जो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट वो होता है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड स्टूडेंट, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड। देखिए स्टूडेंट्स ये जो है आईपीसी इसे
1860 में बनाया गया था और उस समय जो लॉर्ड मैकॉले थे वो चेयरपर्सन थे। जब आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था स्टूडेंट, तो लॉर्ड मैकॉले जो थे वो उस समय यहाँ पे मतलब इस कमीशन के क्या थे, वो थे चेयरपर्सन, ठीक है। और 6 अक्टूबर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 6 अक्टूबर स्टूडेंट्स 1860 में ये संसद में पारित हुआ था और ये 1862 से स्टूडेंट्स लागू हो गया था। 1862 से स्टूडेंट्स ये कंप्लीटली लागू हो गया था पूरे इंडिया में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए और कुछ बातों को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो आईपीसी है ये हमें क्या बताता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आईपीसी क्या है। एक बुक है स्टूडेंट्स, ये एक डॉक्यूमेंट कह लीजिए या एक बुक कह लीजिए। इसके अंदर सारी बातें लिखी गई है, जैसे अपराध क्या होता है, ऑफेंस क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, अपराध क्या होता है और किसी पर्टिकुलर अपराध के लिए क्या प्रावधान होगा, क्या सजा होगी और क्या जुर्माना उसके लिए होगा स्टूडेंट्स। ये सब सारी बातों को डिफाइन करने वाला जो बुक है उसे हम आईपीसी कहते हैं। देखिए संविधान जो हमने बताया आपको कि एक बुक है, अब उसके अंदर इंडिया में इतना सारा प्रॉब्लम्स है, सारी बातों को उसमें शामिल नहीं किया जा सकता है स्टूडेंट, इसलिए आईपीसी बुक के अंदर इस बातों को रखा गया है, इस बातों को डिफाइन किया गया है। आईपीसी इस बात को परिभाषित करती है कि अपराध क्या है और उस अपराध के लिए क्या प्रावधान है, ठीक है, क्या सजाएं हैं और क्या उसके लिए जुर्माना है स्टूडेंट। इस बात को डिफाइन करने वाला बुक का नाम है आईपीसी। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप सुने होंगे, धारा, ठीक है, आईपीसी के धारा आप सुने होंगे स्टूडेंट्स। देखिए धारा जो होता है इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एक होता है स्टूडेंट्स सेक्शन, हिंदी में स्टूडेंट्स धारा कहते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ जो धारा है आईपीसी में टोटल है 511, टोटल इतना धाराएं हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और चैप्टर्स इसमें है 23 चैप्टर्स एंड 23। अब ये चैप्टर क्या है, देखिए चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल और भाग, याद है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे पार्ट होता है और आर्टिकल्स होता है, तो सिमिलरली जो आईपीसी है उसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 511 है और नंबर ऑफ चैप्टर्स है 23। अब स्टूडेंट्स एक चीज और समझिए, आपने टीवी में देखा होगा स्टूडेंट्स, जब जज किसी अपराधी को सजा सुना रहे होते हैं तो वो कहते हैं ताज इराते हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम को मौत की सजा सुनाई जाती है स्टूडेंट, ऐसा आप सुने होंगे। तो ये जो धारा है इसे हम उर्दू में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दफा, ठीक है, इसे कहते हैं दफा, दफा कह लीजिए, धारा कह लीजिए स्टूडेंट्स, एक ही बात है। और इंग्लिश में इसे सेक्शन कहते हैं, दफा 302, ठीक है। जैसे अलग अलग धाराएं होती है, ये धारा का यूज जो है आईपीसी का जो यूज होता है एक्चुअल वो पुलिस करती है स्टूडेंट। जैसे कोई किसी पर्सन का हत्या कर दे तो 302 धारा लगता है, ठीक है। 379 जो है वो रेप के लिए होता है स्टूडेंट। तो अलग अलग धाराएं हैं, कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है तो उसके लिए अलग धाराएं के लिए प्रावधान है स्टूडेंट। अब आप समझ गए होंगे आईपीसी जो होता है वो डिफाइन करता है कि अपराध क्या है, ठीक है। देखिए हमारे नजर में अपराध अलग होता है, हम जैसे लूट का मीनिंग हम कुछ और समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपने जाना कि आईपीसी को हम कहते हैं इंडियन पिनल कोड और हिंदी में से कहा जाता है भारतीय दंड विधान भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर संहिता भी कहते हैं, संहिता, इसे कई लोग विधान भी कहते हैं, भारतीय दंड विधान या भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड। अब स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं कि सीआरपीसी क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं सीरियस कर देता हूं और फिर हम लोग समझते हैं कि सीआरपीसी क्या होता है। सीआरपीसी, ठीक है स्टूडेंट्स, सीआरपीसी क्या होता है। अगेन अगर मैं इस फुल फॉर्म के बारे में बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है और हिंदी में इसे कहा जाता है भारतीय दंड प्रक्रियाएं कह सकते हैं, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय दंड प्रक्रियाएं। अब स्टूडेंट्स ये होता क्या है, देखिए सबसे पहले आप समझिए
कि सीआरपीसी को सबसे पहले 1973 में लाया गया था स्टूडेंट, और मतलब पारित हुआ था 1973 में, और 1 अप्रैल स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 अप्रैल 1974 से इसे पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया था स्टूडेंट। ठीक है, इसे पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 1974 से लागू किया गया था। ठीक है, अब समझिए, देखिए इसके अंदर दो बातें होती है, इसके अंदर दो बातें होती है। अब समझिए, देखिए जब कोई भी अपराध होता है, किसी भी तरह का जब अपराध होता है, तो दो तरह की प्रक्रियाएं पुलिस अपनाती है। पहला, जो पीड़ित है उसके संबंध में अपनाती है कुछ प्रक्रियाएं पुलिस, और दूसरा जो आरोपी है उसके संबंध में कुछ प्रक्रियाएं अपनाती है। अब ये जो प्रक्रियाएं मैं कह रहा हूँ बार बार, ये है क्या स्टूडेंट्स? अब इसे आप समझिए, ये प्रक्रियाएं जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको कहता हूँ कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का सर फोड़ दिया, तो एक पुलिस दो प्रक्रियाएं अपनाएगी, एक जिसका सर फोड़ा गया है उसके संबंध में, और जिसने फोड़ा है एक उसके संबंध में। तो यहाँ पे पुलिस क्या करेगी, पहले जो एविडेंस कलेक्शन का काम है, प्रोसेस है, वो करेगी। पहला एविडेंस कलेक्शन का प्रोसेस करेगी, दूसरा स्टूडेंट्स आरोपी जो है वो अपराधी है भी यानी इस बात का जो इन्वेस्टिगेशन है वो करेगी, और जो सस्पेक्ट है स्टूडेंट्स, जो संदिग्ध है उसके साथ कैसा बर्ताव होगा, इस प्रक्रिया को पुलिस अपनाती है। तो सीआरपीसी के अंतर्गत ये बताया गया होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ जो सस्पेक्ट्स होता है वो कैसा किया जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम कैसे होगा। फ्रेंड्स, आपने जाना कि सीआरपीसी को हम कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, और मैंने आपको बताया कि इसको 1973 में पारित किया गया था और 1 अप्रैल 1974 से पूर्ण रूप से लागू किया गया था स्टूडेंट्स। और फिर मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। अब एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप सड़क पर वाहन चलाते हो, तो आपने कई बार देखा होगा कि रोड पे या फिर नेशनल हाईवेज पे एक बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि 90 किलोमीटर पर आवर की गति से वाहन चलाएं, या फिर 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वाहन ड्राइव करें स्टूडेंट। इस तरह से आपने देखा होगा कि बोर्ड लगा होता है। अब अगर आप इससे अधिक गति से स्टूडेंट्स ड्राइव करते हो और गाड़ी चलाते हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपने इस कानून का आईपीसी की धारा 279 कहती है कि रैश ड्राइविंग, उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने के लिए स्टूडेंट्स क्या है, ये एक दंड है। इसके लिए दंड का प्रावधान स्टूडेंट, इस कंडीशन में आपको 6 महीने का कारावास या 6 महीने की सजा हो सकती है। आईपीसी की सेक्शन 279 जो धारा 279 है वो ये कहती है कि रैश ड्राइविंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ये एक अपराध है और इसमें आपको 6 महीने तक की कारावास या फिर जुर्माना हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बात को समझिए आप। देखिए स्टूडेंट, जो कानून है उसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, 2 हिस्से कह लीजिए या 2 सेगमेंट कह लीजिए, मतलब कानून को 2 सेगमेंट में बांटा गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी दिखाता हूं मैं आपको, अब ध्यान से देखिए। कानून को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं मौलिक विधि या इंग्लिश में से कहते हैं सब्सटैंटिव लॉ, मौलिक विधि सब्सटैंटिव लॉ। और दूसरा जो स्टूडेंट्स है उसे हम कहते हैं प्रोसीजरल लॉ, और हिंदी में से हम कहते हैं, और हिंदी में स्टूडेंट हम इसे कहते हैं प्रक्रिया विधि। मैंने आपको बताया कि कानून को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है मौलिक विधि या इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सब्सटैंटिव लॉ, एक होता है प्रक्रिया विधि जिसे हम प्रोसीजरल लॉ भी कहते हैं। अब देखिए इन दोनों को और फर्दर डिवाइड किया गया है। इसको हम कहते हैं सिविल लॉ, और इसे भी डिवाइड किया गया है, इसे हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सब्सटैंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। अब इसे और फर्दर डिवाइड किया गया है, एक होता है सिविल लॉ और दूसरा क्रिमिनल लॉ।
अब स्टूडेंट्स इसे उर्दू में हम कहते हैं, उर्दू में इसे क्या कहा जाता है, दीवानी कानून, ठीक है, दीवानी कानून। और क्रिमिनल लॉ को कहा जाता है फौजदारी, ठीक है स्टूडेंट्स, फौजदारी कहते हैं इसे, फौजदारी। देखिए सबसे पहले कानून को दो पार्ट में बांटा गया, एक मौलिक विधि सब्सटैंटिव लॉ, एक प्रक्रिया विधि प्रोसीजरल लॉ। मौलिक विधि को और डिवाइड किया गया है सिविल लॉ में, जिसे उर्दू में स्टूडेंट्स दीवानी कहा जाता है, और प्रोसीजरल लॉ को डिवाइड किया गया है एक और सब क्लॉज में विच इज क्रिमिनल लॉ, और इसे उर्दू में फौजदारी लॉ भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स पहले आप देखिए, ये जो मौलिक विधि है सिविल लॉ है, इसे ये समझ लीजिए ये है आपका आईपीसी, ठीक है, ये है आईपीसी, और ये है स्टूडेंट्स सीआरपीसी, ये है सीआरपीसी और ये है आईपीसी, ठीक है, ये स्टूडेंट्स है आईपीसी, ये है स्टूडेंट्स आईपीसी और ये है सीआरपीसी। तो स्टूडेंट्स अब आप समझिए कि आईपीसी जो होता है ये हमें बताता है कि अपराध क्या है, ठीक है, आईपीसी डिफाइंस द ऑफेंस एंड इट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर इट। मैंने आपको बताया कि आईपीसी जो होता है वो अपराध को परिभाषित करती है और उसके लिए क्या प्रावधान होगा, क्या सजा होगी उसके लिए, इस बात को बताता है। और सीआरपीसी हमें ये बताता है कि किसी अपराधी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाएगा, सबूत की जो तहकीकात है वो कैसे की जाएगी, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उसे जेल में कब भेजा जाएगा, उसे कोर्ट में कब पेश किया जाएगा, ये सब तमाम बातें जो स्टूडेंट्स है ये सब बातों को रखा गया है सीआरपीसी के अंदर, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी का क्या क्या मुख्य काम है, ठीक है। अब देखिए, तो मान लीजिए अब मैं आपसे कहता हूं कि 5 लोगों ने किसी आदमी को रात को रोका और उसे डरा धमकाकर उससे चेन, घड़ी, पैसे इत्यादि सामान ले लिया, और अखबार में खबर छपती है कि 5 लोगों ने मिलकर एक आदमी को सरेआम लूटा। क्या ये लूट है? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 2 लोग एक बैंक में रात को घुसते हैं, ताला तोड़कर 2 करोड़ रुपए लेकर चले जाते हैं। सुबह खबर छपती है अखबार में कि 2 लोगों ने मिलकर बैंक में डकैती की, ठीक है, तो क्या ये डकैती है? अब इस बात को कौन हमें बताए कि ये कौन से अपराध है? अगर ये डकैती नहीं है, अगर ये लूट नहीं है, तो इस बात को कौन बताने वाला है हमें? हम किससे जाके पूछेंगे ये अपराध कौन सा है? तो ये कौन सा अपराध है, इसे समझने के लिए आपको आईपीसी के चैप्टर्स का स्टडी करना होगा स्टूडेंट्स। ये कौन से अपराध है इसे समझने के लिए आपको आईपीसी की जो मैंने बताया चैप्टर्स उसका स्टडी करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स आईपीसी के अनुसार 5 लोग अगर किसी को डरा धमका कर कुछ लूट करते हैं तो वो डकैती कहलाता है, ठीक है। यानी उन 5 लोगों ने जो उस व्यक्ति को रोक कर उनका सारा सामान को ले लिया तो वो डकैती था स्टूडेंट्स। और उसी तरह से जब वो 2 लोग, जो पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया कि 2 लोग बैंक में घुसे और जो पैसे 2 करोड़ लेकर चले गए, वो डकैती नहीं है स्टूडेंट्स। आईपीसी के अनुसार 2 लोग मिलकर कभी डकैती नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है। 2 लोग मिलकर कभी डकैती नहीं कर सकते 2 लोग मिलकर कभी डकैती नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। डकैती में क्या होता है कि लोगों को डराया धमकाया जाता है। तो वो दोनों जो लोग थे बैंक में जो गए थे, उन्होंने ना तो किसी को डराया ना धमकाया, डायरेक्ट ताला तोड़ा बिना किसी से कुछ कहे और पैसा लेकर चले गए। तो स्टूडेंट्स आईपीसी कहती है कि ये चोरी है। आप समझ पा रहे हो? आईपीसी के अनुसार ये चोरी है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे। एम आई मेकिंग सेंस? यही 2 लोग अगर दिन में आते और गार्ड को बंदूक की नोक पर डरा धमका कर पैसा लेकर जाते तो ये लूट था स्टूडेंट्स। तब हम इस कंडीशन में कहते हैं कि ये 2 लोग ने, उन्होंने जो पैसा ले गया वो लूट कर ले गया, ठीक है। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि ये लूट है, ठीक है। और अगर 5 लोग अगर बैंक में आते तो हम कहते हैं वो डकैती है, क्योंकि आपने जाना कि डकैती कब होने के लिए कम से कम 5 लोग होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब अगर हम कहें कुल मिलाकर एक बात कहना चाहे तो आईपीसी में हमें इन सारी अपराध की परिभाषा मिलती है स्टूडेंट्स। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आईपीसी में हमें सारी बातों की परिभाषा मिलती है और उसके लिए क्या प्रावधान है इस बात की जानकारी मिलती है। इसी तरह से सीआरपीसी में मान लीजिए क्या होता है, अगर एक घर में चोरी होता है तो उसे
अपराधी को स्टूडेंट्स क्या होगा 3 साल तक की जेल हो सकती है। उसी तरह से एक बिल्डिंग या अपार्टमेंट में चोरी होता है तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है स्टूडेंट, ठीक है। और इस कंडीशन में अपराधी को कितने दिन तक सजा होगा, पुलिस उसके साथ कैसा बिहेव करेगी, ठीक है, उसे गिरफ्तार करने का तरीका क्या होगा, वो जो अपना सबूत है, पुलिस सबूत को कैसे इकट्ठा करेगी, मजिस्ट्रेट के क्या कार्य है, जज के क्या कार्य है, ठीक है, जेल में कितने दिनों तक रखा जाएगा, कोर्ट में कब पेश किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, पूछताछ करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, और वकील रखने का क्या प्रोसीजर होगा, इन सब सारी बातों को सीआरपीसी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि सीआरपीसी क्या होता है, प्रोसीजरल प्रोसेस होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी क्या होता है और इसके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।